प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है सबक नंबर 4 पीने का पानी चारों जमात में EVS 1 में ये सबक है। तो इससे पहले के सबक अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पिछले सारे असबाक देख सकते हैं। उसको भी मैंने डिटेल में समझाया हूँ। इस सबक को भी मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाऊँगा और ये सबक जो है वो तजुर्बात पर मुश्तमिल है। ये आज जो सबक पढ़ाने वाला हूँ इसको आपको जो है घर में अपने वालिदैन की निगरानी में इन तजुर्बात को करके देखना है। प्रैक्टिकली जब आप खुद करके देखोगे तो आपको ये चीज़ें रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको ये चीज़ें हिफ्ज़ हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कांच के गिलास में आधा गिलास पानी लीजिए, इसमें 1 चमचा शक्कर मिलाकर चमचे से हिलाइए और होने वाली तब्दीली का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ देखिए इतनी सारी बॉटल्स रखी है। इसके अंदर किसी में नमक है, किसी में शहद है, किसी में धोने का सोडा है, किसी में फिटकरी का सफ़ूफ़ है, किसी में रेत है, किसी में गेहूं का आटा है, किसी में लकड़ी का भूसा है, किसी में हल्दी का सफ़ूफ़ यानी पाउडर है और किसी में तेल है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए है यहाँ पर कि क्या ये चीज़ें पानी में डालने के बाद ये घुल जाती है या गायब हो जाती है या हल हो जाती है, ये पता लगाना इसके अंदर। तो ये चीज़ें हम लोग तो देखते हैं, शक्कर और नमक तो हम सबको मालूम है कि शक्कर जो है वो पानी में डालने का शक्कर गायब हो जाती है, नमक को भी डालेंगे तो गायब हो जाती है। लेकिन क्या दूसरी चीज़ें जैसे शहद है, धोने का सोडा है, फिटकरी है, मतलब फिटकरी का सफ़ूफ़ या आप जिसको पाउडर कह लें, रेत है, गेहूं का आटा है, लकड़ी का भूसा है, ये सारी चीज़ें क्या पानी में डालने के बाद गायब होती है या नहीं होती है? तो ये तजुर्बात करके हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा। तजुर्बा करके देखेंगे तो आप जो है सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी बर्तन आप ले रहे हैं या आपके एक जग के अंदर जो है वो पानी भरा होना चाहिए और दूसरी बात आपके पास गिलास होना चाहिए। उस गिलास में आपको जो है पानी भरना है और जो भी तजुर्बा आप कर रहे हैं उसको, जैसे कि आपने मान लो कि आपने नमक लिया और आपने उसको पानी में डाला, पानी में डालने के तो उसको अच्छी तरह चम्मच से हिलाइए। देखिए नमक आपको दिखता है या नहीं दिखता है। अगर नमक गायब हो गया इसका मतलब कि नमक पानी में अच्छी तरह घुल जाता है। फिर उसके बाद आपको मालूम पड़ गया, आप लिख के रख लीजिए नमक पानी में घुल जाता है, ठीक है, या हल हो जाता है, ये आप लिख कर रख लीजिए। उसके बाद फिर जो है गिलास को अच्छी तरह धो लीजिए ताकि इसमें नमक का कोई भी आसार नज़र ना आए। फिर उसके बाद जो है पानी के अंदर आप इसमें गिलास में पानी डालिए, फिर इसके अंदर शहद डालिए, उसको भी घोलिए, उसको भी घुमाइए और फिर देखिए कि क्या वो शहद पानी में हल होता है या नहीं होता है। होता है तो वहाँ पे लिख दीजिए शहद घुल जाता है या हल हो जाता है। फिर उसको अच्छी तरह से धो लीजिए। फिर उसके अंदर जो है धोने का सोडा डालिए, फिटकरी डालिए। इस तरह से जो है बारी बारी चीज़ों को आप पानी में मिलाते जाइए और देखते जाइए, मुशाहिदा करते जाइए कि चीज़ें हल हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो और अगर हल हो रही है तो उस चीज़ के आगे आप लिख दीजिए कि हल हो रही है, और अगर हल नहीं हो रही है तो लिख लीजिए कि ये पानी में हल नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से आपको खुद करके ये देखना है और मैं हो सके तो ये चीज़ों की इन चीज़ों को पानी में हल होती है नहीं, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसका भी वीडियो आपको आएगा जिसमें प्रैक्टिकल रहेगा। तो बहुत से ऐसे वीडियो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि पानी में नमक डाल के घोलकर आपको दिखाया गया है, शहद डालकर घोलकर प्रैक्टिकल भी दिखाया गया है। तो वो अगर वीडियो मिलता है तो मैं वो आपको भेज दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या मालूम हुआ, शक्कर, नमक, धोने का सोडा, फिटकरी का सफ़ूफ़ जैसी अशिया पानी में डालकर हिलाने पर वो गायब हो जाती है। तो गायब होने वाली चीज़ें देखो यहाँ पर कितनी हैं। ये तजुर्बा करने के बाद पता चला कि शक्कर, नमक, धोने का सोडा, फिटकरी का सफ़ूफ़ ये पानी में डालने पर ये गायब हो जाते हैं। फिटकरी जो है वो नमक की तरह ही होती है लेकिन ये बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में होती है। इसको पीस कर जो है इसका सफ़ूफ़ बना के उसको पानी में डाला जाएगा तो वो भी गायब हो जाएगा। धोने का सोडा भी गायब हो जाएगा। इसी तरह नमक और शक्कर भी पानी में गायब हो जाते हैं। वो पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो जाती है। लेकिन रेत, गेहूं का आटा, लकड़ी का भूसा, तेल, हल्दी के सफ़ूफ़ के साथ ऐसा नहीं होता है। उनको हिलाने पर ये पूरी तरह हल नहीं होते। जैसे आपने रेत डाल दिया और उसको खूब घुमाया तो थोड़ी देर तक रेत पानी में पूरी तरह फैल जाएगी, आपको दिखेगा पानी गंदा हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो सारे रेत के ज़रात नीचे नजर आएंगे, पानी ऊपर साफ नजर आएगा, यानी कि पानी अलग और रेत अलग। इसी तरह गेहूं का आटा भी अगर पानी में डालेंगे तो पहले तो आप पानी पूरा मैला कलर का नजर आएगा, आटे के कलर का आपको नजर आएगा, पानी पूरा गंदा नजर आएगा। लेकिन आपने इसको साकिन हालत में रख दिया कुछ देर के लिए तो वो सारा आटा नीचे तह में बैठ जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो तकरीबन ये सारी चीज़ें जो है पानी में हल नहीं होती है। इससे हमें 2 चीज़ें पता चली। जैसे मैंने पिछले सबक में आपको पता चला था कि पानी के अंदर जायका और रंग नहीं होता है, पानी जो है बेरंग होता है और बेबू होता है। इसी तरह पानी के अंदर एक खासियत है कि कुछ चीज़ें पानी में हल हो जाती है और कुछ चीज़ें पानी में हल नहीं होती है। तो ये 2 चीज़ें हमको और पता चली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है, चंद अशिया पानी में हल हो जाती है और
तो चंद हल नहीं होती। इससे ये पता चलता है कि पानी में कुछ चीज़ें हल होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है। हम ये समझते थे कि पानी में सारी चीज़ें हल हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। हलशुदा शय बर्तन के पानी में पूरी तरह फैल जाती है। जो चीज़ें हल होती है उसके बारे में बता रहा है कि पानी में वो पूरी तरह फैल जाती है। नमक पानी में हल होते ही बर्तन के पानी का जायका नमकीन हो जाता है, और शक्कर जब हल होती है तो पानी मीठा हो जाता है। यानी कि अगर हम कहेंगे कि गायब हो गया, तो गायब नहीं, वो पानी के अंदर ही है, इसीलिए जायका बदल गया। पानी का जायका नहीं होता, आपको तो मालूम है, लेकिन नमक जब इसके अंदर पूरी तरह से घुल जाता है तो पानी का जायका जो है बदल जाता है और नमकीन हो जाता है वो। इसी तरह जब शक्कर हल होती है तो पानी मीठा महसूस होने लगता है। तो इस तरह से ये चीज़ें पानी के अंदर होती लेकिन नज़र नहीं आती। चलिए आगे देखते हैं, नया लफ्ज़ सीखिए, महलूल। महलूल लफ्ज़ जो है ये दो चीज़ों को मिलने के बाद जो आमीज़ा तैयार होता है, जब मिक्सचर तैयार होता है, उसको कहते हैं महलूल। जैसे पानी में आपने शक्कर डाल दिया और पानी में शक्कर घुल गई, तो अब जो पानी जो तैयार हुआ, जो आमीज़ा तैयार हुआ, जो मिक्सचर तैयार हुआ, उसको हम महलूल कहेंगे। इसी तरह हमने नमक को पानी में डाला और नमक पानी के अंदर घुल गया, और वो पानी जो है वो कहलाएगा महलूल। तो जब पानी में जब कोई शय हल हो जाती है तो पानी और इस शय का आमीज़ा तैयार होता है, इस आमीज़े को शय का महलूल कहते हैं। तो ये आपको याद रहना कि उस शय का महलूल कहलाएगा जो भी हमने डाले। जैसे नमक का महलूल, अगर नमक डालें तो हम कहेंगे नमक का महलूल, अगर मैं शक्कर डालें तो हम कहेंगे शक्कर का महलूल। तो एक नया लफ्ज़ आपको यहाँ पर सीखने मिला, लफ्ज़ महलूल, ठीक है। और हमने एक और लफ्ज़ सीखा, हल होना, यानी कि इसके अंदर घुल जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दोस्त को, यहाँ पे देखिए आपको तस्वीर में दिखा रहा है कि एक लड़का है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, बेड के ऊपर पड़ा हुआ, और यहाँ पर जो है इसको सिलाइन दी जा रही है, और ये सिलाइन जो है इसके पाइप इसके नस में लगा हुआ, और यहाँ से इसको सिलाइन अंदर पहुँच रही है। अगर किसी को दस्त और कै होने लगती है तो हम उसे पानी में नमक और शक्कर का महलूल बनाकर पीने के लिए देते हैं। इस महलूल को जल संजीवनी कहते हैं। तो अगर आपके किसी दोस्त को जो है लूज़ मोशन हो रहा और कै हो रही है, मतलब उल्टी हो रही, वॉमिटिंग हो रही है, तो ऐसे में अगर हमने लापरवाही बरती तो उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि लूज़ मोशन और वॉमिटिंग में जिस्म का बहुत सारा पानी बह जाता है, और जिस्म के अंदर पानी की कमी की वजह से उसकी मौत हो सकती है। ऐसे में दवाखाने में जाने से पहले अगर आप देख रहे हैं कि उसको लूज़ मोशन शुरू हो चुकी है, वॉमिटिंग भी हो रही है, तो दवाखाने में जाने से पहले आप उसको जो है फ़ौरन जो है नमक और शक्कर दोनों को यकसा मिक़दार में बनाकर पानी में डाल के उसको घुलाकर पिला दे। इससे जो उसके जिस्म के अंदर पानी की जो कमी हो गई वो पूरी हो जाएगी, और वो कमज़ोरी महसूस नहीं करेगा, वो चलकर जो है दवाखाने तक जा सकेगा। लेकिन अगर हमने इसमें लापरवाही बरती और ये सोचा कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, और हमने उसको जो है ये जल संजीवनी जो है ये अगर हमने इसको बनाकर नहीं दिया, तो आखिर में क्या होगा, बार बार दस्त या कै दोनों होने की वजह से इसके जिस्म का पानी बहुत सारा निकल जाएगा, और उसकी वजह से इसके अंदर जो है ताकत नहीं रहेगी, वो चलकर दवाखाने तक नहीं पहुंच पाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए जो है उसको फ़ौरन जो है जब भी किसी को भी, बच्चे बड़े किसी को भी जो है अगर वॉमिटिंग और लूज़ मोशन दोनों हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में फ़ौरन नमक और शक्कर का महलूल बनाकर उसको दे देना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो ताकत की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, वो उसको रिकवर हो जाए, वो उसको वापस से मिल जाए, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा अस्पताल में मरीज़ को सलाइन लगाते हैं, सलाइन इसी को कहते हैं, हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं, सलाइन भी कहते हैं। सलाइन यानी नमक का महलूल। इसके अंदर कुछ नहीं रहता, इसमें नमक का पानी रहता है। बहुत सारे लोग जो है जब कमज़ोरी होती है और डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि भाई सलाइन चढ़ा लो, तो बोलते हैं नहीं हम घर पे कर लेंगे, नमक का पानी कौन चढ़ाएगा, इतने 500-300 रुपये कौन देगा। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। तो इसमें सिर्फ नमक का महलूल नहीं होता, बल्कि इसमें दवाएं भी डाली जाती है, जो इस महलूल के साथ जो है दवा भी अंदर जाती है, और हमारे जिस्म के अंदर जो भी कमी पेशी होगी वो दवा और ये नमक का महलूल जो है उसको रिकवर करता है, और हमारी तबीयत ठीक और धीरे धीरे जो है बिगड़ने से ठीक होने लगती है। तो बाज़ वक्त सलाइन में ही दूसरी दवाएं डालकर मरीज़ को दी जाती है। जैसे मैंने अभी बताया, ये फ़ायदेमंद महलूल की मिसालें हैं। क्या आप जानते हैं, अब यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं समंदर के पानी का जायका नमकीन होता है, क्योंकि वो नमक
का कुदरती महलूल है, उसके अंदर किसी आदमी ने जाके नमक नहीं मिलाया है। अगर कोई आदमी इसमें नमक मिलाता तो हम उसको कहते हैं मसनवी महलूल, लेकिन ये नमक कुदरती तौर पर समंदर के अंदर बनता रहता है, इसलिए इसे कुदरती महलूल कहते हैं, नमक का कुदरती महलूल। हम समंदर का पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको मालूम है कि समंदर का पानी पीने के लायक नहीं होता है, लेकिन समंदर की ख़ास बात ये है कि इससे कितना ही नमक निकाला जाए समंदर के खारेपन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि अगर दुनिया के लोग जो है वो कई सौ करोड़ों ट्रक भर के जो है नमक अगर समंदर से में निकाल रहे हैं और सोचे कि नमक जो है वो समंदर में से नमक जो है वो कम हो जाएगा या उसके अंदर की जो खारापन है, जो नमकीनपन है वो निकल जाएगा, तो नहीं, समंदर में कुदरती तौर पर जितना नमक निकाला था उससे ज़्यादा वो अंदर बनता ही रहता है। आप कितना ही नमक निकाल लें, समंदर के नमक में कोई कमी नहीं होगी। ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। मुख्तलिफ़ कुओं के पानी का जायका मुख्तलिफ होता है। ऐसा क्यों? ज़मीन में मौजूद कुछ अशिया पानी में हल हो जाती है और इनका जायका कुएं के पानी में आ जाता है, लेकिन अगर पानी में कुछ भी हल ना हो तो पानी में जायका नहीं होता है। तो कुएं का पानी जो है वो अलग अलग कुओं में अलग अलग पानी का जायका होता है, इसलिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग चीज़ें घुलती रहती है। तो जब भी जायका बदल गया तो ये इस बात की अलामत है कि उस कुएं के अंदर कोई ना कोई चीज़ मिली है जिसकी वजह से इसका जायका बदला हुआ। क्योंकि नीचे पानी होता है, जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी ज़मीन चूस लेती है। हमने पिछले सबक में पढ़ा था, तो ज़मीन चूस लेती है, बहुत सारा पानी ज़मीन के नीचे जो है जज़्ब होकर नीचे जमा होता है, वही पानी जो कुओं में आता है और इसीलिए उसका जायका हमको अलग अलग नज़र आता है। हर जगह जो है पानी का जायका इसीलिए हमको मुख्तलिफ महसूस होता है। सोडा वाटर की बोतल में ढक्कन खोलते ही बुलबुले झाग के साथ ऊपर आते हैं। अभी हम लोग जो ये सोडा वाटर पीते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसको जब खोला जाता है तो फ़ौरन जो है ज़ोर से जो है बुलबुले और झाग बाहर आते हैं। सोडा वाटर बनाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस दबाव के साथ पानी में हल की जाती है। ढक्कन खोलते ही दबाव में कमी वाक़ई होती है और वो गैस झाग की शक्ल में बाहर निकलता है। तो हम जो बड़े मज़े लेकर थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला ये सब चीज़ें पीते हैं, असल में उसके अंदर जो है पानी होता है, थोड़ा सा उसके अंदर शक्कर होती है और इसके अलावा उसके अंदर एक गैस होती है और वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं उस गैस जो है वही गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। उसको ये लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर जो लोग ने मिक्सचर बनाया, जो आमिज़ा बनाया सोडा वाटर, उसके अंदर थोड़ा सोडा होता है, उसके अंदर थोड़ा नमक होता है, उसके अंदर ये गैस भी होती है और इसमें कलर भी होता है और ये सब चीज़ें मिलाकर ये लोग बनाते हैं और ये गैस पानी में किसी हद तक हल हो जाती है और उसको बिल्कुल हवा बंद करके उसके ढक्कन को बंद कर दिया जाता है। लेकिन गैस जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करती रहती है। जब उस ढक्कन को खोला जाता है तो दबाव अंदर कम हो जाता है और इसकी वजह से वो जो है बाहर बहुत ही तेज़ी से जो है निकल कर आती है गैस। इस तरह से जो है गैस वो जो हवा में थी हवा में वापस मिल जाती है। तो ये जो हम ख़रीद के पीते हैं ये हमारे लिए नुकसानदेह है। ये कार्बन डाई गैस वाला हम जो है सोडा वाटर पीते हैं, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलिए अब हम एक तजुर्बा करके देखते हैं, ये भी आप अपने घर में ज़रूर करके देख लेना। यहाँ पे करना क्या, एक बड़े बर्तन में पानी लेंगे, उसके नीचे जो है क्या क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो कंपास बॉक्स है, उसके बाद आपके घर में रखा हुआ सामान और उसके बाद जो है बाग है या आपके करीब में कोई गार्डन वगैरह है तो वहाँ से ये चीज़ें लेना है। कंपास में आपके क्या क्या होता है, प्लास्टिक की पट्टी यानी कि नाप पट्टी, रबर, पेंसिल का टुकड़ा, पेंसिल तराश यानी कि पेंसिल तराश का मतलब शार्पनर, उसके बाद रबर बैंड और प्रकार, ये चीज़ें हैं। इसको पानी में डाल देना आपको। घर में से आपको क्या करना है, स्टील का चमचा, छोटा वाला, बड़ा नहीं, और प्लास्टिक का छोटा चमचा, मूंगफली के छिलके और कीला जिसको कील कहते हैं, स्क्रू और सिक्के, ये चीज़ें आपके घर में आपको मिल जाएगी। ये चीज़ें भी आपको पानी में डालना है। उसके बाद बाग में से तीलियाँ, कंकर, पत्ते और मिट्टी, ये चीज़ें डालना है। इस तरह से ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप मुशाहिदा कीजिए कि कितनी चीज़ें पानी के अंदर बैठ जाती हैं और कितनी चीज़ें ऊपर तैर रही है। देखिए अगर हम तस्वीर में देखते हैं तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि फुटपट्टी तैर रही है, रबर बैंड तैर रहा है और जो है पेंसिल तैर रही है, लेकिन चम्मच जो है स्टील का चम्मच वो नीचे डूब गया है। इसी तरह प्रकार डूब गया है, शॉर्पनर डूब गया। ये शॉर्पनर प्लास्टिक वाला नहीं है, ये जो है जर्मन का शॉर्पनर है वो है, प्लास्टिक का रहता तो ये ऊपर तैरता रहता था। उसके बाद ये रबर है। जो चीज़ें पानी में तैर रही है वो सारी चीज़ें पानी से हल्की है और जो चीज़ें
पानी में डूब गई है वो तमाम चीजें पानी से वजनी है। स्टेपलर होता है, स्टेपलर के अंदर जो पिन होता है, इस तरह का पिन, ठीक है, ये जो पिन होता है, ये पिन को अगर पानी में डालेंगे तो ये पानी के अंदर ये डूब जाएगा, नीचे तह में जाके बैठ जाएगा। लेकिन अगर आपकी क्लास के अंदर का जो डस्टर है, डस्टर जिससे हम लोग बोट साफ करते हैं, जिसको उर्दू में साफी कहते हैं, ये डस्टर को अगर हमने पानी में डाला तो ये ऊपर तैरता रहेगा। जबकि इन दोनों का अगर हम लोग वजन करेंगे, हाँ, अगर हम दोनों का वजन तराजू में करते हैं, हाँ, एक में जो है ये स्टेपलर की पिन छोटी वाली डालते हैं और एक में ये डस्टर डाल देते हैं, तो ये स्टेपलर की पिन ऊपर हो जाएगी और ये डस्टर नीचे हो जाएगा, यानी कि पिन से बहुत ज्यादा वजनी है। लेकिन पानी में इन दोनों की खासियत में फर्क आ जाता है। पानी में ये पिन जो है पानी से ज्यादा वजनी है, इसलिए ये नीचे जाएगा। आप सुई को भी डाल के देख लीजिए, कितनी ही बारीक सुई, 10 नंबर की सुई क्यों ना हो, अगर आप पानी में डालेंगे तो डूब जाएगी। लेकिन आपके घर के अंदर कोई डस्टर या कोई तख्ता पड़ा हुआ है, उसको डालो, आप तैरता रहेगा। तो बड़ा होने के बाद, वजनी होने के बाद भी वो तैरता है, क्योंकि वो पानी से हल्का है, पानी उससे ज्यादा भारी है। लेकिन ये डस्टर से या तख्ते से बहुत ही ज्यादा हल्का है, लेकिन पानी के मुकाबले में ये वजनी है, इसलिए पानी में डूब जाता है। इसीलिए जो पानी के जहाज है बड़े बड़े, अभी कश्ती तो नहीं बल्कि अभी क्रूजर आते हैं, जिसमें 5-5 माले की बिल्डिंग होती है, स्विमिंग पूल होता है, होटल है, जिम है, इतना बड़ा पानी का जहाज क्रूजर जो है वो डूबता नहीं है, पानी के ऊपर आराम से तैरता रहता है, जब तक वो पलटता नहीं तब तक डूबता नहीं। तो कितना ही वजनी क्यों ना हो जाए, क्योंकि इसमें लकड़ी है, इसलिए वो पानी के अंदर डूबेगा नहीं। तो ये मुशाहिदा आपने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। आइए ये करके देखें। अभी हमको ये करके देखना कि क्या है। एक बड़े बीकर इस्तवाने में गदला पानी लीजिए। गदला पानी मतलब गदला पानी, पानी गदला ना हो तो उसमें थोड़ी मिट्टी, छोटी मोटी तीलियां, सूखे पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर उसे गदला कीजिए। मतलब गदला मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई हो, तो वो सारी चीजें जो है मिली हुई पानी को आपको, वो मिली हुई चीजों को एक साथ लेना है और उसको पानी में मिला देना है। सारी चीजें, जिसके अंदर मिट्टी भी होना चाहिए, उसके अंदर छोटी मोटी तीलियां होनी चाहिए, सूखे पत्ते होने चाहिए, सब मिलाकर पानी जो है आपका गदला हो जाएगा। उसके अंदर आप डाल दीजिए। अब उस बीकर को, यानी ये जो बीकर आपको दिखाई दे रहा है, अब इस बीकर को आपको क्या करना है, इसको साकिन हालत में रखना है 4-5 घंटे तक। यानी कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इस बीकर को आपको टच नहीं करना है, ये हिलना नहीं चाहिए। अगर ये ज़रा से भी हिला तो पानी हिलेगा, पानी हिलेगा तो ये सारी चीज़ें जो डाली गई वो भी सब हिल जाएगी। इसलिए इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर ये बीकर को कोई भी ज़रा से भी, हल्का सा भी धक्का ना लगे और पानी में ज़रा से भी जो है हरकत ना है। तो इसको साकिन हालत में रखना है, यानी बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। 4-5 घंटे तक इसको ऐसे ही रख के छोड़ दो। उसके बाद आप देखेंगे आपको क्या मालूम हुआ। अब यहाँ पे देखो पानी की तह में मिट्टी के ज़रात जमा हो जाते हैं, जबकि तिनके और दूसरा कचरा पानी पर तैरता रहता है। गाद जमा होने के लिए बहुत वक्त लगता है। गाद मतलब ये जो गंदगी है, ये जो मिट्टी है, वो सब जमा होने बहुत टाइम लगता है। तो जब आपने 4-5 घंटा रखा तो आपको 4-5 घंटे के जब आपके वापस आके आप बीकर को देखेंगे, इस ताने को देखेंगे, तो मिट्टी के ज़रात आपको नीचे पड़े हुए नजर आएंगे, सारे के सारे नीचे रह जाएंगे और ऊपर जो है तिनका नजर आएगा, कचरा नजर आएगा जो ऊपर ही तैरता रहेगा। इसको कितना भी हिलाएंगे तो वो आखिर में ऊपर ही रहेगा, डूबेगा नहीं। तो इस तरह से पानी में हमको 3 हिस्से नजर आ रहे हैं। एक हिस्से में जो हमको सारी गाद नजर आ रही है, जो मिट्टी की जरा तह में जमा है वो नजर आ रहा है। ऊपर हमको जो है वो सूखे पत्ते, तिनके, कचरा ये नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि जो नीचे रहे वो सब जो है पानी से वजनी है, इसलिए नीचे है, और जो चीजें पानी से हल्की है ऊपर तैर रही है। नीचे पानी बिल्कुल, इन दोनों के बीच में पानी बिल्कुल साफ है, इस्तेमाल के लायक है। ठीक है, इस्तेमाल के लायक मतलब पीने के लायक नहीं है। अब इससे क्या जाहिर होता है, अब ये जो मैंने बताया यहाँ पर के ऊपर सारा कचरा तैर रहा है और नीचे सारी मिट्टी बह गई है, ये मतलब जमा हो गई है और पानी बीच में हमको साफ नजर आ रहा है। तो इससे हमें क्या जाहिर होता है, मिट्टी के ज़रात पानी से वजनी होते हैं, लेकिन जसामत में बेहद छोटे होने की वजह से इनकी तय नशीन होने की रफ्तार बेहद कम होती है। पत्तों के टुकड़े और तीलियां पानी से हल्की होती है। पानी अब पहले की बनिस्बत बहुत साफ और शफाफ नजर आता है। तो ये जो मिट्टी के ज़रात है ये बहुत ही, ये वजनी होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, तो उनको पानी की तह में बैठने तक बहुत वक्त लगता है, यानी 5 घंटे से ज्यादा वक्त लगा उनको पानी की तह में बैठने के लिए। अगर मैं यहाँ पर जो है चूड़ी का टुकड़ा अगर डाल दूं, कांच का एक टुकड़ा डाल दूं या सुई डाल दूं, तो जैसे डाला वैसे फौरन जाके नीचे तह में बैठ जाएगी। सुई डाल दिया फौरन जाके तह में बैठ जाएगी, पत्थर डाल दिया फौरन जाके तह में बैठ जाएगी। लेकिन ये जो ज़र्रात है मिट्टी के, ये इतने बारीक होते हैं कि इनको नीचे तह में बैठने में काफी वक्त लग जाता है। इसके बैठने की रफ्तार बहुत कम होती है। बाकी जो ऊपर तैर रही है वो सारी चीजें जो है पानी से हल्की है, इसलिए तैर रही है। अब जो हमने इन तमाम चीज़ों को जब डाला था तो पानी बहुत गंदा था, लेकिन अब 4-5 घंटे के बाद पानी हमको शफाफ नजर आ रहा है। पानी को इस तरह काफी देर तक साकिन हालत में रख कर गाद के नीचे बैठने को तह नशीनी कहते हैं। यानी ये जो हमने सब गदला पानी, इसमें गदली चीज़ें सब हमने डाली थी
तमाम चीज़ें डाली थी। तो ये जो नीचे गाद जो बैठ गया है, ये नीचे बैठने के अमल को तय नशीनी कहा जाता है, और ऊपर जो कचरा वो तो तैर ही रहा है। तो जो भी नीचे गाद जमा हो गया, यानी कि मिट्टी और वगैरह जो भी जमा हो गया, इसको बैठने के अमल को तय नशीनी कहते हैं। गाद को हिलाए बगैर ऊपर का पानी दूसरे 2 बीकर में निकाल ले। ये पानी पहले की बनिस्बत साफ और शफाफ नजर आता है। इसके बावजूद पानी में मिट्टी के बारीक ज़र्रात और दूसरा कचरा अभी भी तैरता रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बीकर से हमने उठाए और उसके बाद हमने इसमें डालना शुरू किया। बिल्कुल ये गाद जो है वो हिलना नहीं चाहिए, यानी कि जो नीचे तय में जो मिट्टी जमी थी वो हिलना ना चाहिए, यानी इतनी आहिस्ता से हमको उठाना है कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई हरकत ना हो, और फिर धीरे से हमको ये पानी इसके अंदर डालना। अब जो मिट्टी जो थी जमी गाद, वो तो इस बीकर के अंदर रह गई, लेकिन पानी के अंदर जो ऊपर का कचरा है, पानी जब डालने लगे तो कचरा भी इसके अंदर आने लगा, यानी नीचे की गंदगी तो इस बीकर में रह गई है, लेकिन ऊपर का कचरा अभी भी उसके अंदर तैर रहा है। तो चलिए आगे कर। अब यहाँ पर जो है दोनों बीकर को हमको जो है नंबर देना। पहला बीकर जो है वो 1 नंबर और दूसरा बीकर जो है वो 2 नंबर, यानी इसके अंदर से हमने लिए, ये पहले हमने अमल किया और ये दूसरा अमल। तो दोनों बीकर को 2 नंबर देना है, और अब इन दोनों बीकर से हमको तजुर्बा करना है। क्या तजुर्बा करना, आइए ये करके देखें। पहले बीकर के पानी में फिटकरी डालकर हल्के हाथ से हिला। पहला जो बीकर हमने नंबर दिए थे उसके अंदर फिटकरी डाल के हमको हाथ से हिलाना है। इसके बाद पानी को 2-3 घंटे साकिन रखना। इससे पहले हमने क्या किया था, पानी के अंदर ये सब मिट्टी और तीलियां वगैरह सब चीजें डालकर हमने इसको 5-6 घंटे तक रखा था, और 5-6 घंटे के बाद सारी गाद नीचे बैठ गई थी और कचरा ऊपर तैर रहा था। अब हमने क्या किया, इसके अंदर फिटकरी डाल दिया। फिटकरी डालने के बाद उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे, और उसके बाद उसको 2-3 घंटे तक हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। पहले वाले तजर्बे में हमने फिटकरी नहीं मिलाई थी, लेकिन दूसरे तजर्बे में हम क्या कर रहे हैं, फिटकरी मिला रहे हैं। अब फिटकरी मिलाने से क्या हमको मालूम हुआ, वो हम फिटकरी मिलाने पर क्या हुआ अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पानी पर तैरने वाले ज़र्रात आहिस्ता आहिस्ता तय में बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी शफाफ हो जाता है, लेकिन कचरा और तिनके अब भी तैरते रहते हैं। तो पहले वाले तजर्बे हमको 4 से 5 घंटे लगे थे, लेकिन फिटकरी जो है उसको हिलाने के बाद ये जो है 3-4 घंटे के अंदर सारे ज़र्रात नीचे बैठ गए। क्या होता है कि ये जो पानी के ज़र्रात जो इधर उधर तैर रहे हैं, जब हम फिटकरी मिलाते हैं तो वो भी ज़र्रात ऊपर तैरते हैं, और वो ज़र्रात और ये ज़र्रात दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये ज़र्रात उसके ऊपर बैठ जाता है। तो जब 2 ज़र्रे एक साथ हो जाते हैं तो इनका वजन डबल हो जाता है, इसलिए हम जो है नीचे बैठ जाते हैं। ये जो ज़र्रा घूम रहा है ये मिट्टी का ज़र्रा है, और ये जो फिटकरी हमने घुमाया ये ज़र्रा जो है इसके ऊपर बैठ जाता है, चिपक जाता है। तो दोनों ज़र्रा जब मिल जाते हैं तो उनका वजन ज़्यादा होता है और वो जल्दी नीचे बैठ जाता है। इसलिए जब भी जो है बारिश के दिनों में पानी अगर गंदा आता है, मिट्टी वाला पानी आ रहा है, तो उसमें क्या करना है, आपको फिटकरी घुमाना है। फिटकरी घुमाने के बाद आप देखिए सारा कचरा नीचे आपका बैठ जाएगा। फिटकरी के ज़र्रात के बावजूद भी ये जो है जो तिनके हैं ये डूब नहीं पाए, क्योंकि फिटकरी उनको डुबा नहीं पाई। बाकी जो मिट्टी की ज़रूरत है वो तो डूब गए। चलिए अब आगे हम करके देखते हैं इससे क्या ज़ाहिर होता है। फिटकरी घुमाने से गदले पानी में मौजूद मिट्टी की ज़रूरत तय में बैठने में मदद मिलती है। तो मैंने बताया ना कि जब भी पानी गंदा है, उसमें मिट्टी है, तो आप फिटकरी घुमा दीजिए, सारे ज़र्रात जो है वो नीचे बढ़ेंगे, पानी आपको जल्दी साफ़ मिल जाएगा। लेकिन कचरा इसमें अभी भी तैर रहा है। इस कचरे के लिए क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। औसत हजम का एक और बीकर लीजिए, इस पर चाय की छलनी रखिए। जो चाय की छलनी हमारे घर में होती है, चाय हम लोग छानते हैं पत्ती निकालने के लिए, तो वो छलनी क्या करना है, हमको बीकर के ऊपर रखना है। एक साफ़ मुलायम सूती कपड़ा लीजिए, उसको 4 घड़ी में तय कीजिए। आपके पास एक कपड़ा होगा, उसकी जो तय बनाइए ऐसे मुड़ के, फिर उसको ऐसे मुड़ के बनाइए, और फिर वो तय जो है वो छलनी के ऊपर रख दीजिए। इसे गीला करके छलनी पर बिछाइए। दूसरे नंबर के बीकर का पानी आहिस्ता आहिस्ता कपड़े की तय पर उंडेलिए। तो वो जो दूसरे बीकर का जो पानी है, जिसमें हम जो सारी चीज़ें थी, उसको हम जो है इस पे डालेंगे, और डालने का जैसे उंडेलेंगे तो आप देखिए मिट्टी और कचरा कपड़े पर अटक जाते। तो जो पानी था वो तो नीचे चला गया, लेकिन जो हमने बार बार साफ़ किया था तो मिट्टी तो रुक जा रही थी, लेकिन कचरा ऊपर तैर रहा था। अब क्या हुआ, छलनी रखने से और कपड़ा रखने से क्या हो गया कि वो जो कचरा था, वो जो ज़र्रात थे, वो सारे के सारे ये कपड़े के अंदर अटक गए, और पानी जो है वो नीचे आ गया, और इस तरह से हमें साफ़ और शफ़ाफ पानी हमको मिल गया। तो देखिए पहले हमने क्या किया, साकिन रख के देखा पानी को, जिसमें हमने फिटकरी नहीं मिलाई थी। पानी में 5-6 घंटे के बाद उसके अंदर जो है गाद जमा हुआ था। दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे में हमने फिटकरी मिलाई और मिट्टी की ज़रूरत बैठ गए, लेकिन कचरा ऊपर तैरता रहा। अब तीसरे तजुर्बे हमने क्या किया कि चाय की छन्नी ली, उसके ऊपर हमने कपड़े को 4 घड़ी तय करके रख दिया, और फिर हमने उसमें पानी डाला।
तो साफ़ पानी नीचे आ गया और जो कचरा बार बार ऊपर तैर रहा था वो सारा कचरा उस कपड़े के अंदर, उस कपड़े की तह के ऊपर रुक गया, क्योंकि वो उस कपड़े के सुराख को पार करके नीचे नहीं आ सका। साफ़ और शफ़ाफ नज़र आ रहा है। तो गदले पानी को छानने पर पानी साफ़ होने में हमें मदद मिलती है। इस तरीके से फिटकरी और कपड़ा जो है वो गदले पानी को साफ़ करने में हमारी बहुत मदद करता है। तो बच्चों, ये तजुर्बा मुकम्मल होने पर इस्तेमाल शुदा पानी वापस बाग में या खेत में डाल दीजिए और हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए। तजुर्बा होने के बाद नया लफ्ज़ सीखिए, बेज़रर पानी, यानी जिससे नुकसान ना हो, गैर नुकसानदेह पानी, जिससे नुकसान ना हो पानी। जिस पानी के पीने से हमारी सेहत को किसी किस्म का ख़तरा नहीं होता है, ऐसे पानी को बेज़रर पानी कहते हैं। तो वो पानी जिससे हमारी सेहत में किसी तरह का कोई बिगाड़ ना हो, हमारी सेहत किसी तरह से ख़राब ना हो, हम बीमार ना पड़े, ऐसे पानी को हम बेज़रर पानी कहते हैं। तो बेज़रर पानी आपको समझ में आ गया। गदला पानी साफ़ और शफ़ाफ़ करने के तरीके से हमने देख लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि साफ़ और शफ़ाफ़ नज़र आने वाला पानी बेज़रर ही होगा। अब हमने पानी को, गदले पानी को 3 तरीक़ों से साफ़ करके देखा और आखिर में हमको बहुत ही शफ़ाफ़ पानी मिला। लेकिन वो पानी बेज़रर है या नहीं है, ये हमको ज़रूर देखना है। हम होटल में जाते हैं, पानी पीते हैं और कभी कभी वो पानी से हम बीमार हो जाते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि पानी बहुत साफ़ है, लेकिन वो बेज़रर पानी है या नहीं है ये हमको पता नहीं था, क्योंकि कभी कभी बाज़ औक़ात जो है वो लोग उंगली डुबा कर भी आपको पानी देते हैं, ठीक है, और फिर वो गिलास ऐसे ही पड़ा रहता है, धोया नहीं धोया, और ऐसे ही उसके अंदर पानी लाके दे दिया। तो हो सकता है कि उसके अंदर जरासीम वगैरह लगे हो और पानी उसने लाके दिया, हमने पी लिया, पानी के ज़रिए जरासीम हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो गए। तो इस तरह से पानी अगर आपको साफ़ नज़र आ रहा है, शफ़ाफ़ नज़र आ रहा है, तो आप कतई ये ना समझें कि ये पानी बेज़रर नहीं है, यानी हमारी सेहत के लिए नुकसान वाला नहीं है। आम तौर पर हम क्या करते हैं, पानी को देखते हैं, शफ़ाफ़ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, आर पार नज़र आ रहा है, तो हम उसकी शफ़ाफ़ियत को देखकर हम फ़ौरन जो है पानी पी लेते हैं। कहीं पर भी, जैसे स्टेशन पे खड़े हैं तो वहाँ पी लिए हमने, या कहीं गए हैं तो वहाँ पी लिए, तो इस तरह से होटल में गए पी लिए। तो ये मत सोचिए कि ये पानी साफ़ और शफ़ाफ़ नज़र आ रहा है तो ये बेज़रर पानी नहीं है। हम बेज़रर पे इसलिए ज़ोर दे रहे हैं कि पानी वो बेज़रर कहलाता है जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई जरासीम मौजूद ना हो। अगर उसके अंदर किसी भी तरह का कोई जरासीम नहीं है तो ही वो पानी बेज़रर कहलाएगा। ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। अब ये जो है बतलाइए तो भला अगले सबक में, अगले हिस्से में पढ़ेंगे। इस सबक को हम यहीं पे रोकते हैं। इसका अगला हिस्सा जो है वो कल या परसों तक आपको मिल जाएगा। तो इस सबक को बार बार देखिए, जो तजुर्बात बताए गए हैं उसको आप अमली तौर पर वालिदैन की निगरानी में करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहो, शाद रहो।